हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम रिवाइज करेंगे बाय बैक। तो देखो, बाय बैक में क्या होता है। अगर फॉरेन कंपनी आपको बाय बैक कर रही है, अच्छा पहले बात, बाय बैक में टैक्स पे ही क्यों हो रहा है। देखो, टैक्स किसी भी चीज़ की जब इनकम होती है उसमें सेल माइनस परचेज जो भी डिफरेंस आता है उसमें टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, कंपनी हमें बाय बैक कर रही है, जिस प्राइस पे कर रही है माइनस हमने जितने पे खरीदा होगा उस पर हमें टैक्स देना है। देखो, फॉरेन कंपनी के केस में क्या होता है ना, गवर्नमेंट कहती है भैया हम फॉरेन कंपनी को तो पकड़ेंगे नहीं, तो फॉरेन कंपनी के हाथ में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में ना टैक्स लग जाएगा। किस अमाउंट पे? जो उसको बायबैक प्राइस मिला है, मतलब जो भी उसको पैसे मिले हैं माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लग जाएगा, यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ पर ग्रैंड फादरिंग का रूल नहीं लगेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या होता है। देखो, डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या होता है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में गवर्नमेंट कह दिया भैया अब हम ना लोगों को नहीं पकड़ेंगे कि भाई लोगों के पास जाएं एक एक से बोलें टैक्स दो, क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। उन्होंने कहा कंपनी तुम ऐसा करो ना, तुम हमें टैक्स पे कर दो और हम शेयर होल्डर के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं लेंगे, ठीक है। अब बात ये आएगी कंपनी ऐसा क्यों करेगी। कंपनी उतना ही क्या करती है ना, थोड़ा कम पैसा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ऐसा भी सिस्टम होता है। मतलब वो कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं और इंटरनल कैलकुलेशन होती है, वो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, तो टैक्स कितना बनता है, तो कंपनी को कहा कि जितना भी तू बायबैक प्राइस दे रही है लोगों को माइनस इशू प्राइस जितने तूने पैसे लिए थे इंक्लूडिंग प्रीमियम शुरू में, तो ये हम मानेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। ये तूने लोगों को इनकम एक तरीके से बांटी है, इस पर तू टैक्स दे दे 20% प्लस 12% सरचार्ज और 4% HEC। जो सरचार्ज है ना 12% वो फिक्स कर दिया कि ये तो देना ही देना है। तो जो टैक्स रेट आती है ना वो आती है 23.298%, ठीक है। इतना तो देना देना है। शेयर होल्डर के हाथ में बोला कोई कैपिटल गेन लगेगा नहीं, एग्जाम कर दिया अंडर सेक्शन 1034A में। इसके बाद इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, अगर तुमने रिडम्पशन किया है ना प्रेफरेंस शेयर्स का, तो उसको भी हम बायबैक ऑफ द शेयर्स ही मांगेंगे, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ऑल्सो अमाउंट टू बायबैक ऑफ शेयर्स, ये याद रख लेना। इसके अलावा इन्होंने बताया कि देखो इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर 15 दिन के अंदर अंदर तुमने ये टैक्स दे दिया, मतलब जिस दिन तुमने बायबैक किया उसके अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अगर कंपनी ने टैक्स जमा करवा दिया तो वेल एंड गुड है, तालियां बजाएंगे। लेकिन अगर नहीं करवाया तो 15 दिन के बाद से पेमेंट डेट तक 1% इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ। अच्छा, जो ये पर मंथ है ना, मतलब जैसे 3 मंथ है तो 3% लगेगा, 2 मंथ है तो 2%, 1 मंथ है तो 1%। अच्छा, पर मंथ में कितने दिन कैसे काउंट होंगे, तो पार्ट ऑफ द मंथ देखा जाएगा। पार्ट ऑफ द मंथ मतलब अगर 1 महीना है तो 1 महीना, 1 महीना 3 दिन है तो 2 महीने, समझ रहे हो। अगर 3 दिन है तो पूरा का पूरा उसको 1 महीना ही मान लेंगे, 4 दिन है तो उसको 1 महीना ही मान लेंगे, 5 दिन है 1 महीना मान लेंगे, 15 दिन है उसको भी 1 महीना मान लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि 1 महीना 3 दिन थे तो उसको 2 महीने मानेंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कि पेपर में किस टाइप का, अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आया तो कैसे आ सकता है। देखो, कंपनी एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसने 4 जुलाई को बायबैक किया, ठीक है। 21 लाख रुपए उसने डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों को बांटे। 13 लाख उसने इशू प्राइस था जब लोगों से लिए थे, तो 21 माइनस 13 कितना हो गया, 8 लाख रुपए। अब 8 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स निकालेंगे तो वो आएगी 1,86,368 रुपीज़, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो हमने देखा क्वेश्चन में, हमने ये तो निकाल दिया, टैक्स अमाउंट तो निकाल दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा वो है 20%, 12% और 4% मिला के, ठीक है। अब हमने देखा कि 4 जुलाई को तो इसने लोगों को पैसे बांटे, ठीक है, समझ आ रहा है। और 29 सितंबर को इसने टैक्स जमा करवाया है, इसका मतलब 15 दिन से तो बहुत ज़्यादा गैप है। अब तो हमने देखा कि 15 दिन कब कंप्लीट हो रहे थे। देखो, 4 जुलाई से अगर हम 15 दिन ऐड करेंगे ना तो 18 जुलाई आएगा। इसमें ना आपको 4 जुलाई को भी ऐड करना है गिनती में। तो आप 4 जुलाई से अगर आप 1 मिनट करेंगे तो 1 मिनट में गिन के बताता हूँ, तो 17 तारीख तक तो ये पूरे के पूरे 15 दिन हो जा रहे हैं, कंप्लीट हो जा रहे हैं, और 18 तारीख को हमारा नेक्स्ट डे होता है। या फिर आप ऐसे भी गिन सकते हैं कि 4 जुलाई के बाद से अगर गिने 5 तारीख से, तो 5 तारीख से 18 तारीख को हमारे 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। तो 18 तारीख को है ना हमें देना है, पैसे देने हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, 29 सितंबर को दिया, तो हम 18 के बाद से मतलब 29 जुलाई से दिन गिनना शुरू करेंगे। तो हमने देखा 2 महीने तो पूरे आ रहे थे, एक थर्ड महीना आधा अधूरा आ रहा था, तो हमने उसको 3 महीने ले लिया। मैंने बोला था पार्ट ऑफ द मंथ लेते हैं। 3 महीने लिए तो मतलब 3% इंटरेस्ट लगेगा, तो 3% इंटरेस्ट लग जाएगा इस टैक्सेबल अमाउंट पे, 1 लाख जो 86,000 आया था। तो इतना हमारा इंटरेस्ट बन गया 5,589।
एक मिनट, ये डेज़ की कैलकुलेशन देख लेंगे, क्योंकि हम जब जीएसटी में डेज़ निकालते हैं, डीटी में डेज़ निकालते हैं ना, तो इस चैप्टर में स्पेशली एक चीज़ ध्यान रखनी है। जब 15 दिन हम निकाल रहे हैं, देखो 4 जुलाई से 15 दिन जब हम निकाल रहे हैं ना, 15 डेज़ मैं लिख देता हूँ, तो उसमें हम 4 तारीख को भी ऐड कर रहे हैं। कैसे? देखो 3 तारीख के बाद कितने डेज़ आते हैं? 7 दिन प्लस 8 दिन, तो ये 15 दिन हो गए, तो ये 18 तारीख आ गई यहाँ पर, 18 जुलाई। तो इन्होंने ऐसे गिना है, 4 तारीख को इंक्लूड करके चला है, तो ये चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर। बस बायबैक चैप्टर के लिए है ऐसा, वरना ये जीएसटी डीटी ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। मैं पहली बार देख रहा हूँ ये चीज़, बस ये बायबैक में ही होता है। ये मैंने पहले रटी थी अपने पेपर के टाइम पे, ठीक है, आज से 1.5-2 साल पहले। चलो आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ, हाँ, कि इशू प्राइस जो होता है वो कैसे निकालते हैं। देखो हमने 1000 शेयर्स 70 रुपये के इशू किए थे, और आज उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो भैया 70 रुपये इशू प्राइस हो गया, ठीक है। अब कंपनी ने 70 रुपये के फेस वैल्यू के शेयर इशू करे थे, लेकिन बीच में 5 रुपये वापस भी कर दिए थे, तो आज कितना इशू प्राइस बचा? तो 65 बचा। ऐसे ही आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला एक बार मैं पॉइंट बता देता हूँ, ये डीम डिविडेंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि कंपनी ने क्या किया, 5 रुपये तो वापस कर ही दिए थे, ठीक है, लेकिन कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 6 लाख रुपए। तो देखो 5 रुपये जो वापस किए थे ना, इंटू 1 लाख करेंगे तो 5 लाख रुपए वापस किए थे कंपनी ने, और कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 6 लाख, तो अंदर अंदर है, 5 लाख 6 लाख के अंदर अंदर है, तो इसको हम मान लेंगे ये डीम डिविडेंड है। और डीम डिविडेंड मानेंगे तो वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 222D में। अब टैक्सेबल हो जाएगा तो हमारा जो वो है, क्या नाम है, अभी जो इशू प्राइस है वो 70 रुपये ही आएगा, ठीक है। तो ये 5 रुपये असलियत में माइनस नहीं होंगे अगर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये डीम डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये वाला क्वेश्चन, मैंने ये पढ़ाया था उसके अंदर IFOS में, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। इसॉप वाला भी बता देता हूँ आपको पॉइंट। देखो 10,000 इसॉप्स बांटे कंपनी ने 40 रुपये के, और हमारा जो वो है फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 70 रुपये, और 10 रुपये का तो फेस वैल्यू है। तो इस केस में क्या होगा, इशू प्राइस क्या होगा? देखो इस केस में क्या होगा ना, इस केस में जो लॉ है वो ये कहता है आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर या फिर अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम विच एवर इज लोअर आ जाता है। वैसे ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो विच एवर इज लोअर है ना, या तो फेयर मार्केट वैल्यू मतलब जो कि है 70 रुपये, या अमाउंट क्रेडिटेड वो भी, वो विच एवर इज लोअर वो आ जाता है। देखो उसमें कैसे निकालेंगे, देखो क्रेडिटेड कितना हुआ है, हमने 10 रुपये का तो शेयर दिया है, ठीक है, 40 रुपये में दिया है, तो भैया हमने 30 रुपये तो प्रीमियम चार्ज किए हैं, ठीक है। उसके अलावा हम जब इसॉप बनाएंगे तो वो कितना बनाएंगे, 1 मिनट, ये हो गया 40 माइनस 70, 30 का इसॉप बनाएंगे तो टोटल 70 ही आ जाता है। जो कि इसॉप जो है आपको पता है हम हर साल मतलब 1-1 साल करके हम उसको राइट ऑफ करते हैं, आप सॉरी अमोर्टाइज करते हैं, ये आपने FR में पढ़ा होगा। तो ये पूरा टोटल 70 ही आ जाएगा। तो 70 विच एवर इज लोअर इज 70, सेम ही आता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इशू प्राइस है ना वो 70 ही हो जाएगा। मैं इसका एक बार फिर भी टैक्स दिखा देता हूँ। ये होता है जब इसॉप का केस आए ना, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर या फिर अमाउंट क्रेडिट टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम विच एवर इज लोअर, वो आ जाएगा आपका इशू प्राइस, ठीक है। तो इशू प्राइस आ गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अमेलगमेशन हुआ है तो क्या हुआ है, देखो 1 लाख शेयर थे, 70 रुपये के थे, अमेलगमेट हो गए नई कंपनी में जब 1,20,000, मतलब टोटल शेयर कैपिटल कितनी थी, 70 लाख की, क्योंकि 1 लाख शेयर 70 रुपये के थे। अब न्यू कंपनी में उन्होंने क्या किया, 1,20,000 शेयर बांट दिए, तो डिवाइड करेंगे 1,20,000 से तो 58.33 आ रहा है। ये पर शेयर आपकी वैल्यू हो जाएगी इशू प्राइस, मतलब इशू प्राइस चेंज हो गया अब, क्योंकि आपको अब कम पैसे मिले हैं पर शेयर के हिसाब से, नॉट आपकी वैसे वैल्यू कम नहीं हुई है। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी देख लेंगे। देखो ये टाइटन और तनिष्क वाला सर का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या हुआ, टाइटन के 1 लाख शेयर होल्डर थे जिनके पास 70 रुपये की वैल्यू थी, ठीक है। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 70 लाख, ठीक है। अब तनिष्क का क्या हुआ, तनिष्क का डीमर्जर हो गया। अब तनिष्क का डीमर्जर हुआ तो तनिष्क की नेटवर्थ थी 200 करोड़ आउट ऑफ 500 करोड़। तो भैया असलियत में पूरे 70 लाख में तनिष्क की जो वैल्यू है वो कितनी है, 200
200 नेटवर्थ है आउट ऑफ 500, तो तनिष्क की मतलब जो शेयर कैपिटल आ गई वो हो गई 28 लाख, और तनिष्क में बांटे कितने गए हैं 20,000 शेयर्स, तो डिवाइडेड बाई 20,000 करेंगे तो 140 रुपये पर शेयर आ जाएगा तनिष्क का, तो ये हो गया इशू प्राइस। ठीक है, ऐसे टाइटन में कितना आ गया, देखो टाइटन टोटल कंपनी का कितना था 70 लाख, 70 लाख में से तनिष्क का माइनस कर देंगे 28 लाख जो हमने ऊपर निकाला, आया 42 लाख, 42 लाख को डिवाइड करेंगे 1 लाख से, क्योंकि वो तो 1 लाख शेयर ही थे ना जो ओरिजिनली थे। ठीक है, वो शेयर होल्डर तो अभी भी शेयर होल्डर है ही ना इसके टाइटन के, तो बस वो डिवाइड कर देंगे तो 42 रुपीज़ पर शेयर आ जाएगा, ये हमारा पर शेयर आ गया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मुश्किल नहीं है। एक यहाँ पर क्वेश्चन और था, दिखा देता हूँ ऐसे, कि एक कंपनी थी उसको दूसरी कंपनी ने खरीद लिया। ठीक है, तो निकालना है कि इशू प्राइस कितना था शेयर होल्डर्स का, तो कुछ नहीं करना, सारी जितनी भी एसेट्स है ना ऐड कर देना, माइनस कर देना सारी लाइबिलिटीज़ प्रोविज़न ऑफ टैक्स को मिलाकर, और इधर बोला था एक्सेस प्रोविज़न क्रिएट हुआ है 20,000 का, तो 20,000 इसमें से माइनस कर देना सिंपल, तो ये सारी माइनस कर देना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका आ जाएगा 25.50 रुपीज़। एक बार देख लेना, ये देखो मैं दिखा देता हूँ। वैसे इन्होंने पता क्या किया हुआ है, इन्होंने एक चीज़ और कर रखी है, जब एसेट्स प्लस कर रहे थे ना तो इन्होंने कहा भैया TDS TCS और एडवांस टैक्स कितना है टोटल 2,50,000 का, लेकिन हमारा ये प्रोविज़न जो हमने बनाया है वो है 2,30,000 माइनस 30 मतलब 2,10,000 का, और हमने मतलब 2,10,000 की हमारी टैक्स लाइबिलिटी है, लेकिन हमने पे कितना कर रखा है 2,50,000, तो इन्होंने बोला हम इनकम टैक्स रिफंड दिखा देंगे 40,000 का, इन्होंने इनकम टैक्स रिफंड दिखा रखा है 40,000 का। ठीक है, तो वो एक ही बात है, वो एसेट में यहाँ पर आ जाएगी, तो या तो तुम ऐसे पूरी ऐड करके ऐसे माइनस कर दो तो भी गलत नहीं है, या फिर इनकम टैक्स रिफंड नाम से दिखाना है तो रिफंड नाम से दिखा देना, मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसी के साथ बायबैक खत्म हो चुका है, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना नीचे कमेंट बॉक्स में, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।